हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। वहाँ पे मेजरली हमने 1 से लेकर हमारे 35 जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। यहाँ पे बात करिए कि हमारे पास जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली पहले ही बता दिया था कि जो हमारे सीपीयू होते हैं वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। पर इसके अलावा और कौन-सा कंपोनेंट आता है हमारे पास है, उसकी एक मेमोरी भी आता है। तो बेसिकली हमारा सीपीयू 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है और उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछी है कि इनमें से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। तो वो कंपोनेंट्स हमारे बेसिकली वैसे 3 होते हैं, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा क्या राइट आंसर बनता है कि रैम रोम तो होता नहीं है। ये दोनों टाइप ऑफ क्या होते हैं, हमारी मेन मेमोरी होती है। कि मैंने आपको कल भी बताया था कि टाइप ऑफ हमारी मेन मेमोरी होती है। एएलयू और मेमोरी एक्चुअल में अगर यहाँ पे रजिस्टर्स लिखा होता तो ये राइट आंसर बन जाता, पर यहाँ पे ये नहीं लिखा था तो ये रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। एएलयू एंड द कंट्रोल यूनिट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। So let's go for the next question. Which of the following is a part of CPU? यहाँ पे बोला है कि इनमें से आपको बताना है कि CPU का पार्ट कौन सा है। मदरबोर्ड है, एएलयू है, एसरैम है या फिर डी रैम है। तो यहाँ पे आपको ही पता होना चाहिए कौन सा पार्ट आता है यहाँ पे हमारा। इजी है, यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, है ना। तो मैंने आपको बेसिकली वही चीज़ है जो उन्होंने घुमा फिरा के पूछी है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है हमारे पास है, एस रैम और डी रैम, है ना। एस रैम और डी रैम एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक रैम। ओके, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। स्टैटिक रैम है ना, रैम की फुल फॉर्म आई होप आपको सभी को पता ही होगी। इसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आर से रैंडम, ए से एक्सेस और एम फॉर मेमोरी। और जो हमारी स्टैटिक रैम होती है ना, स्टैटिक रैम एक्चुअल में हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपकी कैशे मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी किस कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, या फिर कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जिसका हम यूज करते हैं एज अ कैशे। तो उस टाइम पे हम क्या राइट आंसर बताते हैं, स्टैटिक रैम। ठीक है, तो एग्जाम में एक बार पूछा जाए कि आपकी कैशे मेमोरी है वो किस रैम से बनी होती है, तो आपने बताना है वो स्टैटिक रैम से बनी होती है। और जो नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में रैम की बात करते हैं, है ना, हम बोलते हैं ना कि हमारे पास इतनी रैम है फोन में, है ना, इतनी, तो वो उस टाइम पे हम डी रैम की बात कर रहे होते हैं। और उसके मतलब क्या होता है, डायनेमिक। ओके, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ ही रहा होगा। स्टैटिक रैम का मतलब क्या है कि अगर आप उसको एक बार चार्ज कर दोगे तो उसके अंदर जो कंटेंट है ना, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। पर डायनेमिक रैम में ऐसा नहीं है। डायनेमिक रैम में उसको आपको बार बार चार्ज अप करना पड़ता है। एक चलो एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं मेरे पास नंबर था 50, है ना। अब मेरे पास क्या है, एक तरफ है मेरे पास स्टैटिक रैम, ठीक है, एक तरफ मेरे पास एस रैम है और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, डी रैम है ना। हम एक वो ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं मैंने स्टैटिक रैम में 50 डाल दिया और डायनेमिक रैम में भी 50 डाल दिया। अब स्टैटिक रैम, जब मैं फर्स्ट टाइम स्टैटिक रैम में मैंने 50 डाला होगा तो मैंने इसको सिर्फ वन टाइम ही एक एनर्जी दी होगी। ठीक है, मान लेते हैं मैंने इसको +5 वोल्ट दिया है सिर्फ एक टाइम पे। पर डायनेमिक रैम में क्या होगा, इसको मुझे कंटिन्यूसली चार्ज देना पड़ रहा है, मतलब +5 इसको मुझे कंटिन्यूस देना पड़ रहा है ना। इसके मान लेते हैं इसके पीछे मैंने एक बैटरी लगा दी है, जो बैटरी क्या कर रही है, इसको लगातार क्या कर रही है, पावर सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो डायनेमिक रैम में क्या है, इसको बार बार एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो स्टैटिक रैम में क्या है, जिस टाइम पे मुझे कोई डाटा राइट मतलब रीड करना है या फिर राइट करना है, मतलब उसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट करना है, मुझे उस टाइम पे ही उसको एनर्जी देने की जरूरत है। पर डायनेमिक रैम में क्या है, मुझे उसको बार बार एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो डायनेमिक रैम जो हम बेसिकली रैम होती है उसी को हम डायनेमिक रैम बोलते हैं। और स्टैटिक रैम हमारी क्या होती है, हमारी कैशे मेमोरी होती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर आर डन बाय। जितने भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में, वो किसकी हेल्प से किए जाते हैं। तो इजी है ये क्वेश्चन भी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था किसकी हेल्प से करते हैं, हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की हेल्प से करते हैं। क्योंकि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं तो कौन उनको डील करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही उनको डील करेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following storage devices directly interact with the CPU। यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, सीपीयू के साथ, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं।
तो देखो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, प्राइमरी स्टोरेज, है ना। प्राइमरी स्टोरेज मैंने आपको बताई थी। प्राइमरी स्टोरेज कौन सी होती है हमारे पास, रैम या फिर रोम, है ना, रैम रोम। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जब हमारे सीपीयू को या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम कहाँ पर मिलता है हमें, हमारे रैम के अंदर। अब प्रोग्राम कौन सा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या फिर अभी आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, तो व्हाट्सएप और यूट्यूब क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम P1 और ये प्रोग्राम P2, अगर आप उनको अभी यूज कर रहे हो, मतलब चला रहे हो, तो आप कौन सी मेमोरी में उनको चला रहे हो, आप उनको रैम के ऊपर चला रहे हो। तो मतलब सीपीयू डायरेक्टली किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब एक तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है किस मेमोरी के साथ, वो रैम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो रैम से ही क्या होगा, व्हाट्सएप आप मान लेते हैं किसी आप आइकन के ऊपर क्लिक करते हो या आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हो, तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन से टेक्स्ट मैसेज करते हो, वो सीपीयू के पास जाता है। फिर सीपीयू आगे फर्दर उसको, जिस पर्सन को आप भेज रहे हो, उसको भेज देता है आपके नेटवर्क कार्ड की हेल्प से। ठीक है, मतलब होता है क्या है कि बेसिकली आप कुछ भी टाइप करते हो, वो आप एप्लीकेशन के ऊपर टाइप कर रहे हो, मतलब अपनी मेमोरी के ऊपर टाइप कर रहे हो, जो भी आप टाइप कर रहे हो वो प्रोसेस हो रहा है सीपीयू के हेल्प से। सीपीयू फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको देखता है, एनालाइज करता है। उसके बाद आपको जिसको उसको भेजना है, वो उस नेटवर्क में, मतलब आपका जो इंटरनेट होता है उसकी हेल्प से क्या करता है, उसको मैसेज को भेज देता है। किसको, दूसरे पर्सन को आगे वो भेज देता है। तो ऐसे करके जो आपका इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि सीपीयू जो आपका होता है किस टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू मेंटेन एंड रेगुलेट द फ्लो। देखो मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, सीपीयू मेंटेन करता है और रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कौन सा कंपोनेंट होता है, हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। तो जब भी मेंटेन, कोऑर्डिनेट ऐसे कुछ टर्म्स आती हैं, तो बेसिकली वहाँ पे सीयू की ही बात करते हैं हम। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकंसिस्टेंट विद द रिमेनिंग थ्री। यहाँ पे बोला है कि इनमें से आपको बताना है कि बाकी जो है इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक तरीके से ओड वन आपको आउट करना है। तो ओड वन आउट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्शन डिकोडर, है ना। बाकी सारे जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो एक टाइप ऑफ जो हमारे सीपीयू के मतलब एक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं कि कैशे भी एक मेमोरी होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी एक टाइप का क्या होता है हमारे पास, एक कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड के ऊपर। कंट्रोल यूनिट भी एक कंपोनेंट होता है हमारा, और जो एक्चुअल में होता तो सीपीयू के अंदर ही है, पर एक्चुअल में मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। पर इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या होता है, एक तरीके से जो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, मतलब एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बेसिकली इन सब में ओड वन आउट क्या है हमारा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे बोला है कि सीपीयू के मतलब कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो है और स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स आपको बतानी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कंट्रोल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है। फिर लिखा है सीपीयू एग्जीक्यूट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो देखो सीपीयू ही एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन का काम ही कौन डील करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही डील करता है। फिर नेक्स्ट है सीपीयू इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, है ना, सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। फिर कर्नल इज द कोर, मतलब कोर ऑफ सीपीयू, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे फॉल्स पूछा तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जो आपका कर्नल होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका कर्नल होता है, कर्नल बेसिकली क्या होता है हमारे पास, कोर कंपोनेंट होता है किसका, कोर कंपोनेंट ऑफ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, है ना, और अगर आप फोन की बात कर लेते हो तो मैक्सिमम जो है पर्सन वो एंड्रॉयड यूज करते हैं। तो एंड्रॉयड अगर आप यूज करते हो तो एंड्रॉयड का आपका एक कोर कंपोनेंट होगा, है ना, जो बेसिकली क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशंस के साथ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब होता क्या है, एक कोई आप एप्लीकेशन चला रहे हो, आप एप्लीकेशन में कुछ लिख रहे हो या कुछ भी काम उससे करवाना चाहते हो, तो एप्लीकेशन की जो लैंग्वेज है उसको समझेगा कौन, कर्नल समझेगा, और कर्नल उसको किस चीज उसको किसको बताएगा, फर्दर आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा। तो कर्नल क्या काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में एक गेटवे का काम कर रहा है ना, मतलब ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। एप्लीकेशन की लैंग्वेज समझता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको समझता है, और वो फर्दर उसका काम एप्लीकेशन से करवाता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें वहाँ पे होती हैं। तो किसका कोर कंपोनेंट है ये हमारा, कर्नल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, सीपीयू का नहीं है। तो यहाँ पे नॉट ट्रू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वेयर आर द फंक्शंस ऑफ एडिंग, कंपेयरिंग एंड मैचिंग डन इन अ कंप्यूटर। यहाँ पे बोला है कि जो हमारा एडिंग, कंपेयरिंग और मैचिंग है ना, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हो रही हैं,
एडिंग का मतलब क्या है, आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, है ना, एडिंग या फिर इसके अलावा सब्ट्रैक्टिंग, तो ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और कंपेयर और मैच करना, ये क्या है हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। आप जब कंपेयर करते हो तो बेसिकली आप क्या करते हो, लॉजिक ही लगा रहे होते हो ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, आप एक लॉजिक ही लगा रहे हो ना कि 5 3 से बड़ा है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस, कि 5 3 से बड़ा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हो, आप लॉजिक लगा रहे हो। तो जो ये सारे के सारे ऑपरेशंस होते हैं, ये कहाँ, इन सभी को कौन डील करता है, तो इनको हमारा सीपीयू डील करता है। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इन डेप्थ और एक लेवल अंदर पूछते तो वहां पे हमने बताना था अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जो बेसिकली हमारा सीपीयू का ही एक पार्ट होता है ना, वो इसके साथ डील करता है। और यहाँ पे सिंपल इजी पूछा था, तो यहाँ पे सीपीयू हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो 43 का हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सीपीयू के बारे में बताने, इनमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट है वो हमारी गलत है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सीपीयू प्रोसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ट्रू बताना है, मतलब नॉट ट्रू का मतलब है कि आपको क्या बताना है, एक तरीके से जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है, पहले हम ऑप्शन दे लेते हैं। सीपीयू प्रोसेस डाटा इंस्ट्रक्शन, सेकंड लिखा है एएलयू इज पार्ट ऑफ सीपीयू। देखो यहाँ पे इजी है, जिसको बेसिकली नहीं समझ आ रहा तो पहले उसको ब्रेक करके समझो। उसको एएलयू क्या है, पार्ट ऑफ सीपीयू, ये बात तो ठीक है, इजी चीज है। सीपीयू हैज अ सेट ऑफ रजिस्टर, ये भी मैंने आपको कितनी बार बताया कि सीपीयू के पास अपने मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, है ना। डाटा रजिस्टर होता है, इसके अलावा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है ना, इसके अलावा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है ना। तो मतलब सेट ऑफ हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं जिनका अलग अलग अपना काम होता है। इसके अलावा इट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो जो हमारा सीपीयू है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। तो मतलब अगर ये तीनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो नॉट ट्रू कौन सी बन जाएगी हमारी, फर्स्ट यहाँ पे हमारी नॉट ट्रू बन जाएगी। सीपीयू प्रोसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सीपीयू क्या है, प्रोसेस करता है डाटा और इंस्ट्रक्शन को। तो ऐसी मतलब ऐसा कोई चीज होती है, सीपीयू एक्चुअली में क्या काम करता है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करवाने का, और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से क्या करता है बेसिकली डील करने का काम करता है। तो सीपीयू प्रोसेस नहीं करता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू। तो इंटरनल स्टोरेज हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की वो कौन सी होती है, हमारी रजिस्टर्स होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया 2 3 बार भी कि हमारे पास जो सीपीयू की अपनी एक मेमोरी होती है, वो कौन सी मेमोरी होती है, हमारी रजिस्टर्स होती है। जैसे आप अपने डेली लाइफ में मार्केट में जाते हो तो आप बोलते हो कि हमें 64 बिट का कंप्यूटर चाहिए या फिर 32 बिट का कंप्यूटर चाहिए। तो 64 और 32 बिट एक्चुअल में क्या है आपके, ये आपके रजिस्टर के साइज है ना। मतलब अगर हम आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे देखें या फिर थोड़ा टेक्निकल टर्म में देखें, तो जब आप बोलते हो ना कि मुझे 64 बिट की कंप्यूटर चाहिए या फिर 32 बिट का कंप्यूटर चाहिए, जब आप मशीन परचेज करते हो बाहर जाके, तो दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको 64 बिट वाला चाहिए कि 32 बिट वाला आपको कंप्यूटर चाहिए। तो आप बोलते हो कि हमें 64 बिट वाला चाहिए। तो एक्चुअली में जो 64 और 32 बिट आप बात करते हो, उसका मतलब होता है कि आप उस टाइम पे रजिस्टर की बात कर रहे होते हैं, कि जो उस एक्चुअल में जो वहाँ पे सीपीयू लगा होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा होगा, उसकी अपनी इंटरनल मेमोरी जो क्या होती है रजिस्टर, वो कितने मेमोरी के साथ एक टाइम पे डील कर सकता है। तो वो 64 बिट के साथ एक टाइम पे वो डील कर पाता है। तो ये मतलब होता है इसका। और इसी को ही कई बार हम क्या बोल देते हैं, वर्ड लेंथ, है ना, कि मतलब एक टाइम पे वो क्या कर सकता है, कितने डाटा को डील कर लेता है ना। इसको कर लेना आप, इसको वर्ड लेंथ लिख लेना इसको आप पूरा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया लीजी, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड लेंथ बोलते हैं। तो कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं कि जो आपका सिस्टम होता है कि उसकी इंटरनल स्टोरेज होती है, वो क्या मतलब उसको क्या बोलते हैं, और तो उसको वर्ड लेंथ भी बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज द सीपीयू मेमोरी इंक्लूड। तो सीपीयू जो हमारी मेमोरी होती है, इसमें वो बोले कि और कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं मेमोरी के अंदर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है डज नॉट द सीपीयू मेमोरी। मतलब सीपीयू की जो मेमोरी होती है उसमें क्या चीज नहीं होती है। तो देखो जो हमारी सीपीयू मेमोरी होती है, इसमें हमारी सेकेंडरी मेमोरीज भी उनके साथ डील करता है। और सेकेंडरी मेमोरीज कौन सी होती है हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी के साथ भी सीपीयू हमारा डील करता है ना। डायरेक्टली तो नहीं डील करता है सेकेंडरी मेमोरी के साथ, पर इनडायरेक्टली तो डील करता है। ये जब आप कोई फाइल सेव करते हो तो वो आप कहाँ पे सेव करते हो, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर ही सेव करते हो।
इसके अलावा स्क्रैच पैड मेमोरी है ना, स्क्रैच पैड मेमोरी क्या होती है, जिसको आप एक टाइम पे यूज करते हो फिर डिलीट करते हो, फिर उसको रीड करते हो फिर डिलीट करते हो। तो स्क्रैच पैड मेमोरी एक्चुअली में होती कौन सी आपकी, रैम होती है। रैम को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रैच पैड मेमोरी बोलते हैं। और फिर लिखा है फिर इसके अलावा लिखा है स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी और ओनली कैश मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बेसिकली इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा सीपीयू मेमोरी के अकॉर्डिंग, डज नॉट द सीपीयू मेमोरी इंक्लूड। ठीक है, सीपीयू मेमोरी में बेसिकली हमारे पास क्या चीजें नहीं होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू बेसिकली डील सभी के साथ करता है, स्क्रैच पैड मेमोरी के साथ और कैशे मेमोरी के साथ भी डील करता है, और ओनली कैशे मतलब इसमें ये सारे के सारे क्या बन जाएगा आपके राइट आंसर बन जाएंगे। इस सीपीयू अगर पूछा होता ना, तो यहाँ पे लिखा था डज, ठीक है, यहाँ पे अगर डज लिखा है तो उसका मतलब वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ ही पूछ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एग्जैक्ट राइट आंसर क्या बन जाएगा, स्क्रैच पैड मेमोरी और हमारी कैशे मेमोरी, है ना। इसका एक्चुअल में बोलने का मतलब क्या है, जो हमारा सीपीयू होता है वो सबसे ज्यादा टास्क किसके साथ करता है, तो मैंने एक चीज तो आपको बता ही दी है कि वो रैम के साथ टास्क करता है। इसके अलावा अगर रैम और सीपीयू और रैम के बीच में एक और मेमोरी आती है जिसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी, तो अब देख सकते हो आप सबसे ज्यादा वो डील किसके साथ करता है, वो रैम और कैशे के साथ डील करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो सबसे नियरेस्ट राइट आंसर कौन सा बनता है, हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बनता है ना। क्योंकि हम अगर वैसे देखें तो ओवरऑल सीपीयू तो सभी मेमोरी के साथ डील करता ही है, पर इन्होंने डायरेक्टली पूछा था कि मतलब डज द सीपीयू मेमोरी इंक्लूड। ठीक है, तो मतलब सीपीयू उसको डायरेक्टली एक तरीके से एज अपनी मेमोरी ही ट्रीट करता है ना, उसको एक्सटर्नल मेमोरी नहीं समझता है, जैसे हार्ड डिस्क और सेकेंडरी स्टोरेज को वो सेकेंडरी मेमोरी मानता है ना। मतलब अगर ऑप्शन पहला नहीं है तो दूसरी ऑप्शन तो है ही हमारे पास। पर सीपीयू अगर अपने आप को एक प्राइमरी सोर्स ऑफ मेमोरी कंसीडर करता है, तो वो रैम और कैशे को कंसीडर करता है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के बाद हमारे क्या आते हैं, कैशे होते हैं, और रजिस्टर ही बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है। तो सीपीयू के बाद कौन से आते हैं हमारे पास, रजिस्टर के बाद कैशे मेमोरी आती है, कैशे मेमोरी के बाद आपकी क्या आती है, रैम आती है ना। तो अब देखो सीपीयू डायरेक्टली किस किस के साथ डील करता है, उसको सबसे पहले देखेगा रजिस्टर, रजिस्टर में डाटा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसके बाद वो कैशे में देखेगा, कैशे में भी नहीं मिला तो लास्ट में जाके वो अपनी रैम में देखेगा, जहां पे उसको 110% डाटा मिल ही जाएगा, है ना। तो बेसिकली जो तीन प्राइमरी सोर्स ऑफ मेमोरी हैं जिनके साथ सीपीयू डायरेक्टली डील करता है, वो तो उसकी अपनी इंटरनल मेमोरी रजिस्टर, उसके अलावा कैशे, और उसके अलावा हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आई होप आपको ये पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि कैसे जो है सीपीयू मेमोरी इंक्लूड करता है। क्योंकि हमें जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा नहीं समझना है कि ये भी इंक्लूड करता है ये भी इंक्लूड करता है। अगर आपके पास ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिया था तो वो राइट आंसर होता। पर जब भी पूछा जाएगा नियरेस्ट है, तो आपको ये चीज आपको तभी क्लियर होगी जब आपको जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे। तो नियरेस्ट जो एक तरीके से मेमोरी होती है जिसके साथ सीपीयू डायरेक्टली डील कर पाता है, तो वो रैम और कैशे मेमोरी होती है, जिसको स्क्रैच पैड मेमोरी बोलते हैं रैम को। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंप्यूटर वर्ड consist of zero and ones only. To store the zero and ones, fill in the blank place inside a processor. यहाँ पे सिंपली बोले हैं कि जहाँ पे हमारा जो रियल वर्ड होता है वहाँ पे सेट ऑफ जीरो एंड वंस होते हैं, मतलब जो हमारी क्या होती है बाइनरी लैंग्वेज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वन को, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो जीरो और वन को अगर हमें स्टोर करना है एक प्लेस के अंदर, प्रोसेसर के अंदर, तो उसको हम बेसिकली कहाँ स्टोर करते हैं। तो जीरो और वन मैंने आपको सबसे पहले बताया था, हम कहाँ स्टोर करते हैं, किसी भी डाटा को हम रजिस्टर में स्टोर करते हैं, है ना। और अगर इन टर्म ऑफ प्रैक्टिकलिटी देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं, है। क्योंकि जब आप डिफरेंट जनरेशन पढ़ते हो ना कंप्यूटर की, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, सबसे पहले आपके पास क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, जहाँ पे आप डाटा स्टोर करते हो, मतलब बाइनरी डाटा ही स्टोर करते हो ना, जीरो वन स्टोर करते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी जो आए थे, है ना, ट्रांजिस्टर वगैरह। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके क्या आ गए थे, ट्रांजिस्टर आ गए थे, है ना। थर्ड, फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन में आपके आईसीज आ गए थे। तो बस वही चीज पूछी है, अगर आपको प्रोसेसर के अंदर जीरो और वन स्टोर करना है तो आप इनमें से बताओ कौन सी मेमोरी का आप यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया था इनसाइड द प्रोसेसर। इनसाइड द प्रोसेसर मतलब सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है, उनकी रजिस्टर होते हैं, और रजिस्टर्स भी बेसिकली क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, वो ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। फिर आपको मुझे यहाँ पे बताना है कि आपकी फोर्थ जनरेशन की जो
एक तरीके से जो आई थी, कंपोनेंट्स आए थे, कोर कंपोनेंट्स, वो कौन थे? तो आपको हिंट दे देता हूँ वैसे, चलो मैं बता ही देता हूँ, VLSI। तो आपको बेसिकली मुझे ये बताना है कि VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आपको नीचे कमेंट करना है VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है, जो आपकी फोर्थ जनरेशन को बिलोंग करता है कंपोनेंट की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फोर बेसिक टास्क परफॉर्म बाय सीपीयू आर फेच। तो जो बेसिक चार टास्क होते हैं जो सीपीयू परफॉर्म करता है, एक आता है फेच, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है डिकोड, तीसरा आता है मैनिपुलेट, और लास्ट में क्या आता है, आउटपुट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, डिकोड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो एक्चुअली में होता है कि जो हमारे पास चार जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं सीपीयू के, वो क्या होते हैं कि हमारे पास आता है फेच, फिर आता है डिकोड, फिर आता है एग्जीक्यूट, और लास्ट में आता है आउटपुट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, राइट बैक बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले होता है क्या है कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, मुझे सम करना है, सम करना है किन्हीं दो चीज़ों को, दो नंबर है मेरे पास, एक 2 है और एक मेरे पास 4 है, इन दोनों को मुझे सम करना है। तो सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, फेच करेगा, मतलब 2 और 4 किसी ना किसी मेमोरी में तो होंगे। तो सपोज कर लेते हैं ये हमारा रैम आ गया, रैम के अंदर एक लोकेशन है यहाँ पे 2 पड़ा है, और दूसरी लोकेशन है यहाँ पे मेरे पास 4 पड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेगा सीपीयू, इन दोनों को फेच करेगा। सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले 2 को लेकर आएगा, फिर सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, 2 को लेकर आएगा, 2 को लेकर आएगा कहाँ पे, उसको स्टोर कर देगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सीपीयू को, है ना। उसको कहाँ पे स्टोर करेगा वो, अपने रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो एक रजिस्टर मान लेते हैं, यहाँ पे रजिस्टर आ गया, तो 2 मेरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेगा वो, सेकंड स्टेप में वो 4 को लेकर आएगा, तो 4 भी आ गया फिर रजिस्टर के पास, तो यहाँ पे 4 आ गया, मतलब दोनों हमारे डाटा सीपीयू के पास आ गए। अब सीपीयू क्या करेगा, इन दोनों डाटा को क्या करेगा, फाइनली प्लस करेगा, प्लस करेगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ पे वो स्टोर करेगा, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेगा, है ना। बेसिकली होता तो ऐसा है कि एक रजिस्टर के अंदर डाटा आता है और दूसरा रजिस्टर क्या होता है हमारे पास, एक्यूमुलेटर होता है। तो जो भी रिजल्ट आता है वो उसी के अंदर स्टोर होता है, पर यहाँ पे बेसिक समझने के लिए आप ऐसा समझ लो, 2 + 4 रिजल्ट कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। थर्ड स्टेप में इसने उसको प्लस कर दिया, और फोर्थ स्टेप में जो भी रिजल्ट आया, जो 6 आया, उसको फाइनली उसने क्या कर दिया, यहाँ पे मतलब एक तरीके से टेम्परेरी स्टोर कर लिया। पर जब आप उसको परमानेंट स्टोर करते हो, तो वो फोर्थ स्टेप मतलब फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, वो फिफ्थ स्टेप में जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका, टेम्परेरी तौर से वो आपका रैम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली देखो पूरी क्या क्या चीजें चल रही है, सबसे पहले फेच कर रहा है, मतलब मेमोरी से कुछ डाटा लेकर आ रहा है, फिर उसका डिकोड कर रहा है, मतलब उसको समझ रहा है ना। एक्चुअल में ये तो 2 होगा, पर कंप्यूटर 2 थोड़ी ना समझेगा, वो समझेगा इसको 0101 की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं डिकोड करना, समझना उस चीज को। फिर उसके बाद मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको प्लस कर रहे हैं दोनों वैल्यूज को, तो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं वैल्यूज को। फिर लास्ट में क्या जनरेट होता है, उसमें आउटपुट जनरेट होता है, मतलब जैसे 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो उसके बाद जो फाइनल हमारा आउटपुट जनरेट होता है। तो ये बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं हमारे सीपीयू के। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डूइंग पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम में जो हमारा सिस्टम काम करता है ना, कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लो बोलते हैं या फिर थ्रूपुट बोलते हैं। तो काफी बार एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा ही। अगर मुझे किसी चीज को बताना है कि मतलब एक कितना काम हुआ है, कितने यूनिट ऑफ टाइम में, ठीक है, 1 सेकंड में मैं बोल देता हूँ, सपोज कर लेता हूँ 1 सेकंड में मेरे पास 40 यूनिट का काम हुआ है ना। तो यहाँ पे 40 यूनिट ना बोल के इसको मैं क्या बोलूंगा, कि जो मेरा कंप्यूटर है उसकी 1 सेकंड की थ्रूपुट कितनी है, उसकी थ्रूपुट कितनी है, 40 है। ठीक है, कि 1 सेकंड में वो 40 काम कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन। तो जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग होती है किसमें, कंप्यूटर्स में, वो कहाँ पे होती है हमारी, ये बेसिकली हमारे सीपीयू में होती है ना। तो इजी क्वेश्चन है, काफी बार हमने डिस्कस कर लिया इस चीज को। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है स्टेजेस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, की जो डाटा होता है वो कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब ये चीज हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखो होता क्या है, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डाटा इनपुट कर रहा हूँ, है ना। जैसे हम कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं, सपोज कर लेते हैं आप टाइपिंग कर रहे हो, तो टाइपिंग करने में सबसे आप पहले क्या यूज करते हो, आप कीबोर्ड यूज करते हो। तो कीबोर्ड से आप क्या करते हो, किसी डाटा को इनपुट करते हो। सपोज कर लेते हैं हमने लेटर ए को प्रेस किया, जैसे लेटर ए को प्रेस किया, वो किसके पास जाएगा, तो ए ए एक, जैसे आपने ए प्रेस किया, मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो डाटा को, है ना। तो डाटा इनपुट होने के बाद वो कहाँ जाता है, जैसे इनपुट करते हो तो मैंने क्या बताया था, इनपुट होने के बाद वो कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप प्रोसेस करते हो,
तो इनपुट के बाद क्या करते हो आप, सेकंड स्टेप में प्रोसेस करते हो। फर्स्ट स्टेप में इनपुट, सेकंड स्टेप में सीपीयू उसको प्रोसेस करता है ना। थर्ड स्टेप में क्या होता है आपका, थर्ड स्टेप में जैसे ही क्या प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, उसको वो समझता है और उसकी क्या देता है, आपको आउटपुट देता है। और लास्ट में जाके आप उसको क्या करते हो, स्टोर करते हो। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल ही बताया था यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे क्या करते हो, सबसे पहले उसको प्रोसेस करते हो, डाटा को प्रोसेस करते हो। उसके बाद उसको एक तरीके से प्रोसेस करते हो, है ना। 2+4 हमने मैनिपुलेट किया तो प्रोसेस किया उसको। उसके बाद फर्दर जाके उसके आउटपुट निकालिए, लास्ट में जाके उसको सेव कर लिया। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे कि जो डाटा होता है वो कैसे कैसे चलता है। सबसे पहले हम डाटा को इनपुट करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है डाटा, फिर उसकी आउटपुट निकलती है, लास्ट में उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अनदर नेम फॉर द कंप्यूटर चिप इज। तो कंप्यूटर चिप को ही हम क्या बोलते हैं, मदर बोर्ड बोलते हैं, है ना। या फिर कंप्यूटर चिप को एक्चुअली मदर बोर्ड तो वहाँ होता है जो हमारा सेट ऑफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। पर जो कंप्यूटर चिप है इसको हम माइक्रो चिप बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं तभी हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप बोलते हैं। और मदरबोर्ड क्या होता है, जहाँ पे आपके सेट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सेट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड एट, ठीक है, या फिर मतलब कंसिस्ट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आपके कहाँ पे होते हैं। तो सेट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, या फिर ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कौन सा आपके पास मैकेनिज्म है जहाँ पे आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इंस्टॉल्ड हुए होते हैं। तो सेट ऑफ ऑल कंपोनेंट इंस्टॉल्ड एट अ प्लेस, ठीक है, इंस्टॉल्ड एट अ प्लेस। उस प्लेस का नाम क्या होता है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारे मदर होते हैं वो की सारी चीज़ें मतलब डील करते हैं, अपने कोऑर्डिनेट का वो काम करते हैं, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं घर के, है ना, जितने भी एसेट्स होते हैं, मतलब बच्चे हैं चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे मतलब आपके मतलब पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं ना, तो उन सभी के साथ डील करना, ये करना, है ना। तो वो सारा डील कौन करता है, मदरबोर्ड ही करता है। मतलब मदर सारी चीज़ों को क्या करती है, एक तरीके से संभाल के रखती है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे। तो आई होप आपको यहाँ का इसका 52 का समझ आया होगा। कंप्यूटर चिप को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हमारा कब आया था, ये हमारे फोर्थ जनरेशन में आया था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, टू इंक्रीज सीपीयू थ्रूपुट विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, है ना। तो देखो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल के थ्रू भी बताई थी, कि जब हम आपको सीपीयू की थ्रूपुट बढ़ानी है। अब देखो थ्रूपुट आपको समझ आ गई होगी क्या होती है थ्रूपुट। थ्रूपुट होती है कि आप एक अमाउंट ऑफ टाइम में कितना काम कर सकते हो, उसको हम थ्रूपुट बोलते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं दो पर्सन हैं, एक पर्सन बोलता है कि मैं 1 घंटे में कितना काम कर सकता हूँ, सपोज कर लेते हैं वो बोलता है कि मैं 1 घंटे में सिर्फ मान लेते हैं कि 50 बैग्स हैं उनको कैरी कर सकता हूँ, मतलब उनको ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, समझ लेते हैं कि इतने बैग वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक दूसरा पर्सन है वो बोलता है कि मैं 1 घंटे में कितना कर सकता हूँ, 60 बैग्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचा सकता हूँ एक टाइम पे। तो अगर मैं इन द एंड लास्ट में पूछूं कि मुझे बताओ पर्सन 1 और 2 में थ्रूपुट कितना था, मतलब उनका अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ वर्क 1 घंटे के बाद कितना, तो आप बताएंगे कि सर जो फर्स्ट पर्सन था उसकी थ्रूपुट 50 निकली, और जो हमारा सेकंड पर्सन था उसकी थ्रूपुट कितनी निकली, 60 निकली, कि मतलब 1 घंटे में वो इतना इतना काम कर रहे हैं। तो ये मैंने एक लेमैन की तरह एग्जांपल आपको समझा दिया। आई होप अब ये आपको समझ आ गया होगी कैसे थ्रूपुट मतलब बोलने का मतलब क्या होता है तो टेक्निकल टर्म है, पर आपको इजीली उस चीज को समझना है कि होता क्या थ्रूपुट। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपको थ्रूपुट बढ़ानी है ना, तो थ्रूपुट बढ़ाने के लिए आप सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी यूज करते हो। तो वही मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो आपकी सीपीयू होती है, सीपीयू के अंदर कौन सी मेमोरी होती है, आपकी रजिस्टर होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, सीपीयू और आपकी मेन मेमोरी, है ना। मेन मेमोरी कौन सी होती है आपके पास, रैम होती है, इसको आप क्या बोलते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है जिससे क्या होती है, ओवरऑल थ्रूपुट बढ़ती है। तो कौन सी मेमोरी यूज करते हो आप, कैशे मेमोरी यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर बन जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेरेलोन पेंटियम कोर सीक्वेंस फॉर्मेट्स आर। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि जो भी हैं ये सारे के सारे किसके, जो है इनके फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं। तो एक टाइप ऑफ रैम है, कंप्यूटर माइक्रोचिप है, या कंप्यूटर प्रोसेसर है। तो देखो ये सेरेलियम, पेंटियम और कोर, ये बेसिकली एक्चुअल में क्या है आपके पास। पेंटियम तो आपको वैसे लग गया होगा पता, ये हमारे पास माइक्रो एक तरीके से चिप है। ठीक है, तो पेंटियम हमारा बी है, सेरेलियम हमारा
वन टाइप ऑफ मतलब रैम भी वर्क करता है, और हमारा सेंट्रल प्रोसेस जो प्रोसेसर होता है उसको हम कोर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मेट्स होते हैं वो रैम के, माइक्रोचिप और प्रोसेसर के ये फॉर्मेट्स होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमारा इम्पोर्टेंट है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो वी एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इन माइक्रो सेकेंड। हम मतलब जो हमारी स्पीड होती है कंप्यूटर की उसको माइक्रो सेकेंड में दिखाते हैं एक तरीके से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ बेसिक पूछा है कि 1 माइक्रो सेकेंड किसके बराबर होता है। तो आपको बस याद रखना है जो आपका 1 माइक्रो सेकेंड होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, वो आपका 1 × 10⁻⁶ सेकंड के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 10⁻⁻⁶। तो माइक्रो सेकंड आपको ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIPS इज अ कंप्यूटर परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेथड फॉर द रेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। व्हाट इज द फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो आपका MIPS है इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे देखो कौन सा राइट आंसर बन रहा है, आपका डी आपका राइट आंसर बन रहा है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपकी MIPS एक्चुअल में होता क्या है, तो इसको बोलते हैं मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस चीज को याद रखना है। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन वो मतलब कितने से, मान लेते हैं ये हमारा एक प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम कौन सा है, हम समझ लेते हैं कि ये मेरा व्हाट्सएप का प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे आप तो उसको एप्लीकेशन बोलते हो, पर एप्लीकेशन एक्चुअल में होती क्या है, एक प्रोग्राम ही होती है, कंप्यूटर की फॉर्म में उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो क्योंकि प्रोग्राम के अंदर बड़ी सारी इंस्ट्रक्शन लिखी गई होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 सेकंड में जो हमारे पास कंप्यूटर है वो मिलियंस इंस्ट्रक्शन, मतलब इतनी छोटी 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 इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में चला रहा है, इतना फास्टली चल रहा है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, MIPS बोलते हैं। कि 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस निकाल रहा है, वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस निकाल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन टोटल कितनी है, 1 मिलियन है। तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, हमारी स्पीड आ जाएगी 1 मिलियन पर सेकंड, है ना। MIPS 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक हमारा कंप्यूटर है वो 1 सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन निकाल दे रहा है किसी प्रोग्राम की। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम फ्लॉप्स। अब देखो यहाँ पे एम फ्लॉप्स होता है क्या है, एम फ्लॉप्स एक्चुअली में हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो ये हमारे जो एक तरीके से सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। याद रखना है, जो हमारे फ्लॉप्स होते हैं ना, इनको हम बेसिकली जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हमारे होते हैं उनमें हम यूज करते हैं। तो फ्लॉप्स, ये आपको याद रखना है, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है इसकी फुल फॉर्म, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसको लिख लो, आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है हमारे पास एम फ्लॉप्स। इसको हम बोलते हैं मेगा फ्लोटिंग। इसको आप कैपिटल लिख लेना अपने नोट्स में, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। और कई बार सुपर कंप्यूटर की स्पीड भी पूछी जाती है, तो उनको भी हम फ्लॉप्स में ही मेजर करते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, फ्लॉप्स में या फिर एम फ्लॉप्स में, है ना। एम लग गया तो उसका मतलब है वो मेगा की बात कर रहा है। तो जो हमारा एम फ्लॉप्स होता है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एम फ्लॉप्स होता है क्या एक टाइप की, तो ये क्या होता है, इट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ CPU। मैंने अभी बता ही दिया, क्योंकि स्पीड मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द CPU क्लॉक स्पीड रेफर्स टू द नंबर ऑफ। जो हमारे पास जो CPU की जो क्लॉक होती है उसकी जो स्पीड होती है उसको रेफर किया जाता है नंबर ऑफ, उसमें उसको किस में रेफर किया जाता है वो चीज पूछा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, इसको हम बोलते हैं, हमारे CPU का जो क्लॉक स्पीड होती है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल CPU एग्जीक्यूटेड पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे हमारा डी क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। जिनमें इस क्लॉक स्पीड होती क्या है, वो ये चीज है कि जो हमारा CPU होता है वो 1 सेकंड में कितने बार क्या होता है, ऑन ऑफ होता है। एक तरीके से इजी समझ लो कि कितने सेकंड में वो क्या करता है, काम करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसकी क्लॉक स्पीड बोलते हैं। इसी क्लॉक स्पीड के ऊपर ही क्या होता है, हमारा कंट्रोल यूनिट चलता है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट चलता है, जो भी हमारे
ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे वर्क करते हैं। क्योंकि सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का तो अपना उसको पता होता है कि हमारी जो सारा इंटरनल ऑर्गेनिज्म में जो है वो चीज़ें चल रही हैं। हमारा ब्रेन तो हर चीज़ कर लेता है, जैसे 2+2 हमारा 4 आता है, हमारा ब्रेन तो उसको ऑटोमेटिकली कर लेता है। पर कंप्यूटर कैसे समझेगा उसको? तो हर चीज़ समझाने के लिए उसको हमें क्या करना पड़ता है, हर एक एक पल्स देनी पड़ती है, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना, ह्यूमन की पल्सेस चलती हैं तभी ह्यूमन जिंदा है। तो कंप्यूटर को जिंदा रखने के लिए वो उसको पल्सेस देनी पड़ती हैं, मतलब एक तरीके से झटका देना पड़ता है। तो वो झटका कैसे दिया जाता है, उसको क्लॉक स्पीड, मतलब एक तरीके से फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में उसको कुछ ना कुछ करंट दिया जाता है। तो उसको आप इजी समझ लो कि उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड बोलते हैं, ताकि सीपीयू क्या करता रहे, अपना काम करता रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे बोला है सिंपली कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पे ट्रू है हमारी। तो यहाँ पे लिखा है जी फ्लॉप्स इज स्मॉलर देन टी फ्लॉप। यहाँ पे बोला है कि जी फ्लॉप क्या हमारे पास स्मॉलर होता है टी फ्लॉप से। सेकंड ले रखा है यहाँ पे एम फ्लॉप इज ग्रेटर देन जी फ्लॉप। तो यहाँ पे देखो ट्रू कौन से हमारे, सिर्फ हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। ये जो हमारा जी फ्लॉप्स होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गीगा फ्लॉप्स बोलते हैं। वो ऑब्वियसली क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है हमारे पास, मतलब सॉरी कम होती है किससे, हमारी टेरा फ्लॉप से, है ना। और कई बार इसकी अगर पूछ ही लेते हैं कि हमारे पास जैसे डिफरेंट डिफरेंस होते हैं, कई बार पूछ लेते हैं के फ्लॉप्स, है ना। तो के फ्लॉप्स का मतलब क्या है हमारे पास, 10⁻³ है ना, इतनी उसकी एक्चुअल में वैल्यू है। इसके अलावा उसके बाद जो हमारे पास के बाद आते हैं हमारे पास एम फ्लॉप्स, जिसको हम बोलते हैं मेगा फ्लॉप्स, है ना। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं मेगा फ्लॉप्स। तो ये कितना होता है, 10⁻6 होता है, जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा उसके इससे बड़ा कौन होता है, गीगा फ्लॉप्स होता है। तो वो होता है हमारे पास 10⁻9 होता है ना। उसके बाद जो हमारा टेरा जो यहाँ पे बोला था, ठीक है, टेरा या फिर इसको बोलते हैं टी फ्लॉप्स। तो ये होता है आपके पास 10⁻12, है ना। इसके अलावा जैसे यहाँ पे अभी तो बेसिकली यही दे रखा है, तो हम यहीं तक देखते हैं। वैसे इसके आगे भी चलते हैं, हमारे पास पेटा फ्लॉप, एक्सा फ्लॉप, ठीक है। इसके अलावा पेटा भी होता है यहाँ पे। पेटा के अलावा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे फ्लॉप्स कर लेना आप, पेटा फ्लॉप्स आता है, फिर एक्सा फ्लॉप्स आता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास जेटा फ्लॉप्स आता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट आता है, योटा फ्लॉप्स। तो इनकी एक्चुअल में जो वैल्यूज होती हैं वो कितनी होती हैं, जैसे पेटा की होती है हमारे पास 10⁻15, हमारे एक्सा की होती है 18, है ना, 10⁻18। मतलब एक्चुअल में होता है कि तीन तीन पॉइंट्स आगे बढ़ते रहते हैं। जेटा की होती है 10 की पावर हमारे पास 21, और जो लास्ट होता है इसकी होती है 10 की पावर 24। तो ये मतलब बढ़ती रहती है, तीन तीन का सेट में बढ़ती रहती है इनकी। तो बस आपको याद रखना हो तो बस आप इनके नाम याद रख लो, किसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद जो वैल्यूज तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर आर। तो जो हमारे हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, देखो पेंटियम भी माइक्रो प्रोसेसर है, पेंटियम प्रो भी माइक्रो प्रोसेसर है, पेंटियम 2। तो मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, माइक्रो प्रोसेसर ही हैं। ऐसा तो नहीं है हम किसी एक को टिक कर दें। तो ये सारे के सारे पेंटियम के अलग अलग वर्जन हैं, पेंटियम भी था, पेंटियम प्रो भी था, पेंटियम 2 भी था, पेंटियम 3 भी था, पेंटियम मतलब 2 भी है। तो उसका मतलब है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है वो बताना है आपको। तो देखो मेमोरी यूनिट भी होता है उसका, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। अर्थमेटिक यूनिट भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है। तो इनपुट यूनिट कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, कि नॉट पार्ट कुछ है, तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर कंप्यूटर वर्ड कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड वंस ओनली, टू स्टोर द जीरो एंड वंस। तो देखो ये वही चीज़ है कि हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया था ये हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर। तो देखो पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर है, बाकी सारे माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू। जो हमारे पास कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल, रेफर्स टू ऑपरेशनल यूनिट, है ना। तो कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल यूनिट्स बोलते हैं। एंड देयर इंटर रिलेशनशिप दैट इम्प्लीमेंट आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन। तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन भी है। हमारा कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, कि ऑपरेशनल यूनिट्स के साथ डील करता है, और जो भी उनके इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं उनको समझता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक कंप्यूटर अपना बनाया है,
तो मुझे अपने कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा, और ये भी पता होगा कि कौन सा कंपोनेंट कैसे कैसे काम करता है। तो बस वही है कि ऑपरेशनल जो भी चीज़ें होती हैं उनको डील कौन करता है, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर डील करता है। नेक्स्ट है एएलयू द पार्ट ऑफ, ठीक है, इजी है। एएलयू किसका पार्ट है, हमारा सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, है ना। सीपीयू की जगह इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो बस यही चीज़ है, इजी है ये भी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एएलयू द पार्ट, देखो वही चीज़ आ गई, हमारा किसका पार्ट है, ये सीपीयू का पार्ट है ना। देखो यहाँ पे घुमा के पूछा था, यहाँ प्रोसेसर लिखा था, और यहाँ पे सिंपल है कि इट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए। ठीक है, पीजीए जो आपका एक तरीके से ग्राफिक कार्ड होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल ग्राफिक्स अडेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी है और इम्पोर्टेंट है, और आपको याद रखना है कि इसको किसने बनाया था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आईबीएम हमारी कंपनी होती थी, आईबीएम की फुल फॉर्म आती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोलते हैं इसको। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके द्वारा एक ग्राफिक कार्ड बनाया गया था जिसका नाम था पीजीए, और वो कब, एक तरीके से उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरेस की फुल फॉर्म होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड द स्लॉट टू कनेक्ट द ग्राफिक कार्ड। देखो अगर आपको ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करना है तो आपको किस टाइप का पोर्ट चाहिए होगा, ऑब्वियसली ग्राफिक कार्ड वाला ही पोर्ट चाहिए होगा ना। तो आप किसका यूज करोगे, आप एजीपी का पोर्ट यूज करोगे, स्लॉट यूज करोगे, है ना। जैसे होता है कि आप जैसे घर में भी कनेक्शन को देते हो ना तारों का, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि जैसे सपोज कर लेते हैं कोई एक लाइट का कनेक्शन है ना, और एक क्या है हमारे पास वॉशिंग मशीन का कनेक्शन है। ठीक है, एक लाइट बल्ब का कनेक्शन है और एक वॉशिंग मशीन का कनेक्शन है। तो आप ऐसा थोड़ा ना करोगे लाइट बल्ब का कनेक्शन वॉशिंग मशीन को दे दोगे, या फिर वॉशिंग मशीन का कनेक्शन लाइट लाइट बल्ब वाले को दे दोगे। आप क्या करोगे, लाइट का जो कनेक्शन है उसको ऑन करने के लिए लाइट का ही स्विच ऑन करोगे, है ना, तभी तो लाइट बल्ब ऑन होगा। तो बस वही है कि कौन सा आप स्लॉट यूज करते हो, मतलब कौन सा आप बॉक्स यूज करते हो या फिर खाना यूज करते हो जहाँ पे आप अपना ग्राफिक कार्ड लगाते हो। तो ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड वाला ही स्लॉट चाहिए होता है, और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड का स्लॉट कौन है हमारे पास, एजीपी यहाँ पे स्लॉट है। और एजीपी की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलेटेड ग्राफिक पोर्ट। लिख लो इसको भी, इसको हम बोलते हैं एक्सेलेटेड, है ना, एक्सीलरेटेड ग्राफिक, इसको आप कैपिटल में कर लेना है ना, ग्राफिक्स पोर्ट, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एजीपी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएलएसआई, है ना। यूएलएसआई हमारी फिफ्थ जनरेशन को बिलोंग करती है, हमने पहले पढ़ लिया बेसिक में। इसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल, तो यहाँ पे हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ वायर कनेक्टेड द माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेमोरी थ्रू विच द डाटा फ्लोज। देखो सेट ऑफ वायर्स है जो कनेक्ट करती है माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, और जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को मतलब भेजते हैं या फिर डाटा को रिसीव करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बस बोलते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली एक चीज बताई ही थी कि जब भी हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में बस को ही क्या बोलते हैं, सेट ऑफ वायर बोलते हैं। तो जिसको ये चीज भी अगर माइंड में रह गई होगी तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे सेट ऑफ वायर मतलब यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में सेट ऑफ वायर, तो सेट ऑफ वायर का मतलब क्या होता है, बस होता है। और ऐसी बस जो डाटा को फ्लो करती है, मतलब डाटा को लेकर जाने का और लेकर वापस आने का काम करेगी, तो वो कौन सी होगी, डाटा बस ही होगी। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मल्टीटास्किंग सिचुएशन सेमाफोर इज यूज्ड टू सॉल्व। ठीक है, ये एक्चुअली में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। फिर आप एक चीज समझ लो कि एक्चुअली में जो आपका आर्किटेक्चर होता है वहां पे भी ये चीज चलती है, तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि जो आपका सेमाफोर होता है वो बेसिकली किस चीज को सॉल्व करने की एक प्रॉब्लम होती है। ये मतलब आप हायर एंड क्लासेस में पढ़ते हैं, तो इसको आप ऐसे समझ लो, इम्पोर्टेंट सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो इसको आप बस ऐसे ही याद कर लो कि जो आपके मल्टीटास्क का बाई चांस ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि बार एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि सेमाफोर का हम यूज करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रॉब्लम को या फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को, दोनों में से कुछ भी दिया होगा तो वो राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है साटा और आईडीई, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पास, वो चीज़ पूछी है। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास टाइप ऑफ हार्ड डिस्क टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे आप हार्ड डिस्क लेकर आते हो ना मार्केट से, तो वहाँ पे आपके पास दो वो होते हैं, इंटरफेस होते हैं, एक तो ऐसे करके होता है लंबा सा, है ना, ऐसे करके होता है,
और यहाँ पे एक लंबी सी आपको तार दिखती है। उसके बाद इसी तार को आप कनेक्ट करते हो आपकी हार्ड डिस्क के साथ, हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ। तो कुछ इस टाइप की होती है और कुछ हमारे पास छोटी सी होती है। तो ये दोनों के दोनों क्या करती हैं, बस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करती हैं। मतलब इन दोनों का इंटरफेस अलग होता है। इसकी तारें कुछ ऐसे करके दिखती हैं बड़ी बड़ी, और इसकी तारें कहती हैं थोड़ी छोटी सी हल्की सी होती हैं। तो ये हमारे पास साटा का कनेक्शन आता है और ये हमारा आईडीई का कनेक्शन आता है। तो साटा और आईडीई टाइप क्या है हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव के कनेक्शन है, या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आपकी हार्ड डिस्क है वो किस तरीके की होगी, कि वो छोटी कनेक्शन वाली होगी कि वो बड़ी कनेक्शन वाली होगी। बेसिकली ये दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप लैपटॉप की बात करते हो और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, डेस्कटॉप होता है, जिसको आप डेस्कटॉप बोलते हो, तो डेस्कटॉप में आपको सबसे ज़्यादा साटा देखने को मिलेगा और लैपटॉप वगैरह में आपको सबसे ज़्यादा आईडीई देखने को मिलेगा, है ना। और कई बार एग्जाम में अगर पूछ लिया, इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लो कि साटा को हम बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको आप लिख लो, इसको बोलते हैं सीरियल, इसको आप बोलते हैं सीरियल एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसको आप कर लेना नोट। अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट बोलते हैं साटा को। और दूसरी हमारे पास आईडीई है ना, इंपॉर्टेंट है दोनों, तभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपको याद रखनी है। इनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, तो मैंने आपको बता दिए, तो इन दोनों का आप नोट कर लेना, इनकी फुल फॉर्म्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विदाउट फिल इन द ब्लैंक सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट। देखो, अगर आपके पास क्या चीज़ नहीं होगी जिसके द्वारा आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, तो देखो अगर मदरबोर्ड ही नहीं होगा तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर बाकी सारे, अगर इन टर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा होता, तो अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता तब भी आपका कोई सिस्टम है वो काम नहीं करता। पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखा जाए तो यहाँ पे सबसे जो नियरेस्ट राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है, मदरबोर्ड। क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर ही सारे आपके कंपोनेंट लगे होते हैं। अगर मदरबोर्ड ही नहीं होगा तो आपका सिस्टम ही काम नहीं करेगा। क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर ही क्या होते हैं हमारे पास, इसके ऊपर ही सीपीयू लगा होता है, इसके ऊपर ही कैशे मेमोरी लगी होती है, इसके ऊपर ही आपकी जो जो अभी हमने देखा ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, ग्राफिक कार्ड के जो हमारे पोर्ट लगे होते हैं, इसके आपको गाने वगैरह सुन रहे हैं तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो के पोर्ट लगे होते हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी सारी किसके ऊपर लगी होती हैं, हमारी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं। तो अगर मदरबोर्ड ही नहीं होगा तो सिस्टम क्या काम करेगा, वो तो ऐसे ही है फिर तो। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटिंग फिल इन द ब्लैंक टर्म गिवन द टेक्सचुअल एंड साइज ऑफ मदरबोर्ड। ठीक है, तो टेक्सचुअल और साइज ऑफ मदरबोर्ड अगर हमें बताना हो तो हम क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म फैक्टर की तरह। ठीक है, कि इसका टेक्सचर और साइज ऑफ मदरबोर्ड, जो आपका मदरबोर्ड आते हैं ना अलग अलग, ठीक है, मान लेते हैं ये 6x4 का है ना, ये मान लेते हैं 7x8 का है, तो ये अलग अलग साइज हैं और किस टाइप का टेक्सचर यूज किया है हमने उसमें। ठीक है, कि मतलब जो अलग अलग कंपनीज होती है उनके जो मदरबोर्ड होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो वो उनका अलग अलग टेक्सचर होता है और उनका अलग अलग साइज होता है। उस चीज को हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर जो आपका एनिएक था, ये हमारा फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो आपका एनिएक था ये क्या था आपके पास, फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। और ये कौन से सिद्धांत के ऊपर बना था, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया है। तो उसको इसमें जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर था वो यूज किया गया था। और जॉन वॉन न्यूमन का मैंने आप कितने बार रिपीट कर दिया है कि जो आपके जॉन वॉन न्यूमन थे, इनके द्वारा क्या दिया गया था, एक कंसेप्ट दिया गया था बेसिकली। किसका कंसेप्ट दिया गया था, स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्रामिंग जो आजकल हम यूज करते हैं ना, कि हमारा जो डाटा होता है, जो प्रोग्राम होता है वो एक ही डिवाइस के ऊपर होता है। जैसे आप फोन भी यूज कर रहे हो, तो फोन में आप क्या यूज करते हो, एप्लीकेशन यूज करते हो, और एप्लीकेशन का कुछ अपना एक डाटा भी होता है। तो एप्लीकेशन और डाटा आपका कहाँ पे मिलता है, आपके आपके टोटल फोन के अंदर ही होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि आप बाहर से कोई तार या फिर बाहर से कोई मेमोरी कार्ड लगाते हो तब आपका फोन का डाटा है वो उस मेमोरी में स्टोर होता है। अगर वो मेमोरी कार्ड आप नहीं लगाओगे तो आपका फोन चलेगा ही नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं होता है। आपकी एप्लीकेशन और डाटा आपके फ़ोन के ऊपर ही अवेलेबल होती है। तो जो ये इस टाइप का कंसेप्ट दिया गया था वो जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा दिया गया था, है ना। तो सबसे पहला जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था एनिएक था,
इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था, बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था ये हमारा, है ना। तो ये कंसेप्ट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था। और अगर जॉन वॉन न्यूमन का ही कंप्यूटर पूछा जाए तो उसको बोलते हैं एडसैक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, सॉरी एडवैक बोलते हैं उसको। तो अगर जॉन वॉन न्यूमन का कंप्यूटर पूछा जाएगा तो एडवैक था, जिसके ऊपर हमारा ये आर्किटेक्चर जो स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था वो यूज किया गया था। और अगर इन जनरल पूछा जाए तो स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कहाँ पे यूज किया था, जो एनियाक में भी यूज किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और स्टोर्ड प्रोग्रामिंग तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ माइक्रोप्रोसेसर विद 8 बिट वर्ड लेंथ। जो हमारे पास माइक्रोप्रोसेसर है उसकी अगर 8 बिट वर्ड लेंथ, अब इसका मतलब क्या है कि उसका रजिस्टर का साइज कितना होगा, है ना। इतनी बार भी समझ ही लिया हमने कि उसका रजिस्टर का साइज कितना होगा, 8 बिट होगा, मतलब जो उसका रजिस्टर होगा ना वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। कि उसका जो वर्ड लेंथ है, मतलब एक टाइम पे वो कितने बिट के साथ डील कर सकता है, वो 8 बिट के साथ डील कर सकता है। तो यही इसका क्या है, रजिस्टर का साइज है, ठीक है। 8 बिट क्या है, इसका रजिस्टर का साइज है। तो वो एक टाइम पे कितने डाटा के साथ डील कर सकता है। अब देखो किसके पास 8 बॉक्स है, तो एक टाइम पे कितना है वो बॉक्सेस के साथ डील करेगा, 8 के साथ ही डील करेगा, है ना, ज्यादा के साथ थोड़ा डील करेगा, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन में ही क्या था, इसका आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो प्रोसेसर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएलएसआई, है ना, फोर्थ जनरेशन को बिलोंग करता है ना। माइक्रो प्रोसेसर भी फोर्थ जनरेशन को बिलोंग करते हैं, उसमें एक कंपोनेंट आता है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका सी, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के लिए जो एक्चुअल में जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट कहाँ होती है, हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर वो एग्जीक्यूट होती है। फिर हमारे पास आज के से लास्ट क्वेश्चन है ना, जो मतलब आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लिए हैं सारे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फ्लोइंग बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। तो बेसिक ऑपरेशंस जो हैं क्या कंप्यूटर परफॉर्म करता है, देखो अर्थमेटिक भी यूज करता है, लॉजिकल भी मतलब ऑपरेशन करता है, और स्टोर भी करता है डाटा को रिट्रीव भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जितने हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के यहाँ पे 79 क्वेश्चन थे, क्योंकि एक्चुअल में बोलने का 79 क्वेश्चन है, पर इसके अलावा जो हमने एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं वो भी हमने साथ में इंक्लूड किए। तो अब अप्रोक्सीमेट आप समझ सकते हो 100+ हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं 2 पार्ट में। तो ये इसके अलावा कल हम आगे देखते हैं इनपुट और आउटपुट वैसे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, हम उनको भी इंक्लूड करेंगे, उनको भी पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा कुछ डाउट या कुछ क्वेरी आती है तो आपने मुझे नीचे कमेंट कर देना, है ना। और इसके अलावा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको वीडियो को शेयर करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। कुछ भी कोई भी क्वेरी या कुछ भी डाउट आता है तो मुझे आप नीचे कमेंट कर दिया करो इसके रिगार्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।